आज हम बात करेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में। संविधान, भारतीय संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1949। इसीलिए 26 जनवरी को हम संविधान दिवस के रूप में बनाते हैं। जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे संविधान में कुल भागों की संख्या थी 22। इन भाग्स को आप पार्ट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, एंड लेसन्स भी बोल सकते हैं। उस समय अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स की जो संख्या थी, आर्टिकल्स की संख्या थी 395। कुछ बुक्स में, रेफरेंसेस किताबों में आज 395 की जगह आपको 444 देखने को भी मिल जाते हैं। ये दोनों सही माने जाते हैं, मगर एक्चुअल के अंदर वास्तव में कुल अनुच्छेदों की संख्या जो उस समय थी और आज भी हमारे पास है वो कितनी है? 395 ही है। तो हमें 395 याद रखने हैं। बात करते हैं शेड्यूल्स की। नंबर ऑफ शेड्यूल्स यानी कि अनुसूचियाँ। अनुसूचियों की उस समय कुल संख्या थी 8। कितनी अनुसूचियाँ थी इसमें? 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। मगर वर्तमान में बात करें तो हमारे यहाँ पे कुल भागों की संख्या कितनी है? इन दी प्रेजेंट, वर्तमान में कुल भाग हैं हमारे पास आज भी 22, अनुच्छेद हैं 395 एंड शेड्यूल्स हैं हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही है, अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। अनुसूचियों के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में इतना बताया है कि पोएल है, यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसमें अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 थी। बट हमारे पास प्रेजेंट में कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ अवेलेबल हैं। तो इन 12 को हम एक एक करके पढ़ेंगे। अनुसूची 1, पहली जो अनुसूची है इसमें बताया गया है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में, यानी राज्य और संघ के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि भारत के कौन राज्य होंगे और कौन संघ में शामिल होंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस में यूनियन वर्ड इस्तेमाल किया गया है, मींस इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। अनुसूची 2 जो है वो सिंपल साधारण शब्दों में बताऊं तो वो संबंधित है वेतन और भत्तों से। वेतन भत्तों से मतलब है सैलरी एंड अलाउंस। इसको हिंदी में एक टर्म इस्तेमाल की जाती है इसके लिए, और उस टर्म का नाम है परिलब्धियाँ। जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो आप ज़रूर इस बात का याद रखिएगा, परिलब्धियाँ। ये परिलब्धियाँ किससे संबंधित है? मतलब किसके परिलब्धियाँ, यानी कि लाभ के बारे में बात करिए। किन किन के लाभ के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे? तो यहाँ बात की जा रही है भारत के राष्ट्रपति का वेतन, भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि। साधारण शब्दों में या शॉर्ट में कहा जाए तो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेजिग्नेशंस, संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों के वेतन और भत्तों से संबंधित है, ठीक है, के वेतन और भत्तों से संबंधित। तो हमें 2 अनुसूचियाँ हमने पढ़ ली ही। पहली अनुसूची हमने पढ़ी जो कि स्टेट एंड यूनियन किससे संबंधित है, ठीक है, और दूसरी अनुसूची जो है वो हमने पढ़ी वेतन और उनसे संबंधित है। बात करें हम तीसरी अनुसूची की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में जो तीसरी अनुसूची यानी शेड्यूल नंबर 3 जो दिया गया है
उसका शॉर्ट सिंपल जो मीनिंग है या उसका हमको जो टर्म याद रखनी है वो है ऑथ। ऑथ यानी कि शपथ, ऑथ फॉर्मेट यानी शपथ प्रारूप, शपथ प्रारूप। थोड़ा और डिटेल इसको मैं अगर बताऊं आपको, तो संघ के जितने भी मिनिस्टर यानी कि मंत्री होते हैं या फिर संसद के जितने भी सदस्य होते हैं ये सभी जो लोग हैं किस फॉर्मेट के अंदर शपथ लेंगे, इन्हें शपथ कौन दिलाएगा, इन सब के बारे में जो शेड्यूल हमें बताता है वो शेड्यूल है शेड्यूल 3। तो हमने पढ़ लिया शेड्यूल 3। फर्स्ट शेड्यूल में यूनियन, स्टेट एंड यूनियन से संबंधित है। सेकंड शेड्यूल में सैलरी एंड अलाउंसेस से संबंधित है। थर्ड शेड्यूल ऑर्थ और के फॉर्मेट से संबंधित है। बात करते हैं शेड्यूल नंबर 4। शेड्यूल नंबर 4 बात करता है सीट्स अलोकेशंस इन काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो किन के बीच में है, ठीक है। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन बताई गई है कि किस स्टेट से आवंटन राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य, संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य इन दो के बारे में बात करिए। डेट्स मीन्स ये शेड्यूल बात करती है कि कितने सीटें स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट में आएंगी और कितनी सीटें यूनियन टेरिटरी से काउंसिल ऑफ स्टेट में आएंगी, ठीक है। तो हमने 4 शेड्यूल पढ़ लिए, हम पढ़ेंगे अब 5वां शेड्यूल। पहला शेड्यूल किससे संबंधित था? यूनियन एंड स्टेट से, स्टेट एंड यूनियन से संबंधित था। सेकेंड शेड्यूल किससे रिलेटेड है? सैलरी एंड अलाउंसेस से संबंधित है। थर्ड शेड्यूल किससे संबंधित है? ऑर्थ फॉर्मेट से संबंधित है, ठीक है। एंड फोर्थ शेड्यूल किससे संबंधित है? अलोकेशंस ऑफ द सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। बात करें 5वीं अनुसूची की, तो 5वीं अनुसूची बात करती है शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स के संबंध में। सीधा सिंपल शॉर्ट में हम इसको बताएं, ये है एसटी एंड एससी के बारे में, एसटी एंड एससी के बारे में। मीन्स इस अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में कुछ विशेष उपबंध दिए गए हैं, यानी कुछ नियम बना के दिए गए हैं, वो हमें याद रखने हैं। हम देखते हैं शेड्यूल नंबर 6। शेड्यूल नंबर जो 6 है वो रिलेटेड है पूर्वांचल स्टेट से, यानी कि भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, आपने नाम सुना होगा 7 सीटर के, तो पूर्वी राज्यों के उपबंध जो हैं वो इनमें दिया गया है। अब इन पूर्वी राज्यों के उपबंध में भी इन स्टेट के बारे में थोड़ा सा हमें याद रखना होता है। जैसे कि इनमें किन किन राज्यों के बारे में बताया गया है? इनमें बताया गया है असम के बारे में, इनमें बताया गया है मेघालय के बारे में, इसमें बताया गया है त्रिपुरा के बारे में, इसमें बताया गया है मिजोरम के बारे में। इन सभी राज्यों के बारे में कुछ स्पेशल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इसके अंदर डिफाइन की गई हैं। तो हमने 6 शेड्यूल्स अभी तक पढ़ लिए हैं। पहला शेड्यूल रिलेटेड था स्टेट एंड यूनियन से रिलेटेड। सेकंड जो था वो था सैलरी और अलाउंसेस से संबंधित। थर्ड जो था वो था ऑथ के फॉर्मेट से रिलेटेड। फोर्थ जो था अलोकेशंस ऑफ द सीट इन काउंसिल ऑफ द स्टेट से रिलेटेड। फिफ्थ जो शेड्यूल था वो था एसटी एंड एससी के बारे में। एंड 6th नंबर का जो शेड्यूल था 6ठी अनुसूची में बात करी गई है ईस्टर्न स्टेट ऑफ द इंडिया, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में, ठीक है। बात करें 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची जो है इसके अंदर 3 लिस्टों के बारे में बताया गया है, मतलब 3 सूचियां बताई गई हैं
जिनके अंदर हम बता सकते हैं राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन बता सकते हैं, इनको कर सकते हैं। ठीक है, इनमें बताया गया है राज्य और संघ के मध्य शक्तियों, राज्य और संघ के मध्य शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन सिंपल शब्दों में हम कहें तो इसमें बताया गया है, 3 लिस्टें बताई गई हैं जिसमें बताया गया है कौन कौन सी पावर स्टेट के पास होंगी, कौन कौन सी पावर यूनियन के पास होगी और कौन कौन सी पावर जो होगी दोनों के पास होगी। तो इस तरह से हम 3 सूचियों के बारे में बात करते हैं। पहली आती है यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची। ठीक है, दूसरी आती है स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, राज्य सूची। और तीसरी जो आती है कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट, कॉन्करेंट। तीसरी आती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों में अलग अलग टास्क या अलग अलग विषय दिए गए हैं। जैसे कि यूनियन के लिए, केंद्र के लिए इसमें कितने विषय दिए गए हैं, 97 दिए गए हैं। बट प्रेजेंट में तो इनमें टोटल जो है 100 हो चुके हैं, 100 सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं। राज्य सूची के अंदर मूल रूप से 66 थे, लेकिन अभी वर्तमान में 61 सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं। और समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे, 47 विषय थे, मगर अभी वर्तमान में कितने हैं, 52 विषय दिए गए हैं। तो हमने बात करी इस तरह से 7 अनुसूचियों के बारे में। पहली अनुसूची स्टेट एंड यूनियन से रिलेटेड है। दूसरी जो अनुसूची है, दूसरा शेड्यूल है, वो वेतन और अलाउंस, वेतन और भत्तों से संबंधित है। तीसरी अनुसूची जो है वो शपथ के प्रारूप से संबंधित है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। 5वीं अनुसूची ST SC के उपवंश से संबंधित है। 6ठी अनुसूची भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में उपवंश से संबंधित है। और 7वीं अनुसूची जिनमें राज्य और संघ के बीच में सीटों का बंटवारा किया गया है, जिनमें 3 प्रकार की सूचियाँ दी गई हैं। एक फर्स्ट लिस्ट यूनियन लिस्ट जिसमें पहले 97 थे और प्रेजेंट में 100 टॉपिक्स हैं। स्टेट लिस्ट जिसमें पास्ट में 66 टॉपिक्स थे एंड प्रेजेंट में 61 है। और कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें पास्ट में 47 टॉपिक्स थे और प्रेजेंट में 52 सब्जेक्ट्स हैं जो हमने देख लिए हैं। चलिए अब बात करते हैं हम अनुसूची 8 की। 8वीं अनुसूची के बारे में बात करें, ये अनुसूची थोड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस अनुसूची में बात की गई है अबाउट द लैंग्वेज, भाषा से संबंधित। ये अनुसूची किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है। ये शॉर्ट में जो वर्ड्स हैं आपको बताए जा रहे हैं ताकि आप याद रखें। भाषा से संबंधित, भाषा से संबंधित भारत में टोटल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भारत में टोटल वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं के बारे में बात की गई है, परंतु जब हमारा संविधान बना था तब उसमें केवल 14 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त थी। 14 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त थी, को मान्यता प्राप्त थी। परंतु अभी वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, इस समय वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। नवीनतम जो भाषा है हमारी वो है मैथिली और संथाली। मीन्स 21वीं मैथिली और 22वीं जो भाषा है हमारी वो है संथाली। इन दोनों भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। तो हमने बात करी पहले जो हमारी अनुसूची है उस अनुसूची का संबंध है स्टेट और यूनियन से संबंधित। दूसरी है अलाउंस एंड सैलरी से रिलेटेड। तीसरी है ऑथ फॉर्मेट से। फोर्थ है अलोकेशंस ऑफ द सीट्स इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट
5वीं ST/SC, 6th है ईस्टर्न स्टेट ऑफ द इंडिया, 7th है स्टेट एंड यूनियन पावर डिवाइडेशंस यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। और 8वीं अनुसूची संबंधित है लैंग्वेज से, जिसमें पहले हमारे पास 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, परंतु वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अब बात करते हैं हम 9वीं अनुसूची की। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि हमारे जब संविधान बना था उस समय हमारे मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है, मगर वर्तमान में हमारे पास कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ये 12 अनुसूचियाँ बनी हैं, तो 8 तो हमने गिन ली, अब हम गिनते हैं जो लास्ट की हैं। पहली अनुसूची जो हम करते हैं यानी कि 9, हम बात करेंगे अब 9, 10, 11 और 12 के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात की जाती है आपसे 9 के बारे में। ये सभी जो अनुसूचियाँ हैं ये किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई हैं। जबकि तो बात करें 9वीं अनुसूची की, तो 9वीं अनुसूची संबंधित है भूमि सुधार नियम से, भूमि सुधार संबंधी नियमों से, भूमि सुधार संबंधी नियमों से इसका रिलेशंस है। भूमि सुधार संबंधित से नियम से संबंधित है कि पहले कुछ ऐसा नियम था कि आप अपनी ज़मीन को गवर्नमेंट को नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकते थे, परंतु ऐसा नहीं है। अगर डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है तो सरकार आपसे आपकी ज़मीन ले सकती है, ठीक है। इसे जोड़ा गया था भारतीय संविधान के पहले फर्स्ट संविधान संशोधन भारत के पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, ठीक है, ये जोड़ी गई थी। बात करें हम 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल कानून ये अनुसूची जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। मीन्स 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची ये दोनों मूल संविधान का हिस्सा नहीं थी, ये वर्तमान में इस संविधान में जोड़ी गई है। बात करें 11वीं अनुसूची के बारे में, तो 11वीं अनुसूची जो है ये संबंधित है पंचायती राज से, पंचायती राज अधिनियम से। पंचायती राज अधिनियम जो है ये जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ 1992 में, और इस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को 29 विषयों पर कानून बनाने की क्या दी गई हैं? शक्तियाँ दी गई हैं, ठीक है। तो हमने बात कर ली है हमारी 11वीं अनुसूची की। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची संबंधित है भूमि सुधार कानून से। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल के कानून से, और 11वीं अनुसूची है पंचायती राज से। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अब बात करते हैं हमारे संविधान की अंतिम अनुसूची। उस अनुसूची का नाम है 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिकाओं से संबंधित। नगर पालिका कानून, ठीक है। नगर पालिका कानून ये जो संविधान के अंदर अनुसूची है ये जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और इस संविधान संशोधन के द्वारा शहरी निकायों को 18 विषयों पर कानून बनाने की शक्तियां प्रदान की गई। पंचायती राज को तो कितने विषयों पर दी गई थी?
29 विषयों पर, और इनको कितने पे दी गई? 18 विषयों पर कानून बनाने की शक्तियाँ दी गई थी। चलिए अब एक बार शॉर्ट के अंदर हम सभी को वापस रिवाइज करते हैं। पहली अनुसूची ये संबंधित है राज्य और संघ से संबंधित है, राज्य और संघ से संबंधित है। पहली है राज्य और संघ से संबंधित है, ठीक है। दूसरी अनुसूची पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों से संबंधित है, सैलरी एंड अलाउंस से संबंधित है। तीसरी अनुसूची शपथ के प्रारूप से संबंधित है, शपथ के प्रारूप से संबंधित है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, कि आवंटन से संबंधित है, आवंटित से संबंधित, ठीक है। बात की जाए पांचवी अनुसूची की, तो पांचवी अनुसूची हमारी संबंधित है ST SC से संबंधित है, ST एंड SC के उपबंध उनके नियमों से संबंधित है, ठीक है। बात की जाए छठी अनुसूची के बारे में, छठी अनुसूची जुड़ी हुई है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के उपबंध से, भारत के पूर्वोत्तर राज्य के उपबंध से संबंधित है। बात की जाए सातवीं अनुसूची की, सातवीं अनुसूची जुड़ी हुई है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के से, ठीक है। बात की जाए आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची संबंधित है भाषा। पहले कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? 14 को। वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 को, ठीक है। बात की जाए नवीं अनुसूची, नवीं अनुसूची संबंधित है हमारी भूमि सुधार से, भूमि सुधार से। और नवीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। बात की जाए 10वीं अनुसूची, यह संबंधित है दल बदल से, किससे संबंधित है? दल बदल से। और इसे कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? इसे जोड़ा गया था भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन, भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, 1985 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया था। बात की जाए 11वीं अनुसूची की, तो 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से, पंचायती राज से। और पंचायती राज कब जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। पंचायती राज कब जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन 1992। और इसके अंदर पंचायतों को कितने विषय पे कानून बनाने का अधिकार है? 29 विषयों पे कानून बनाने का अधिकार है। बात की जाए 12वीं अनुसूची की, ये संबंधित है नगर पालिका से, नगर पालिका से। नगर पालिका का ये कब जोड़ा गया था? जो अनुसूची है संविधान के अंदर ये जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है। और नगर पालिकाओं को कितने विषयों पे कानून बनाने का अधिकार है? लगभग 18, ठीक है, 18 विषयों पर इसे कानून बनाने का अधिकार है। तो इस तरह से हमने संविधान की सभी अनुसूचियों के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो ये सारी अनुसूचियाँ आपको सबको याद रखनी है, कहीं दिक्कत आए तो आप मुझे वापस बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।